मिडिल ईस्ट की नाजुक शांति, जो हमेशा संघर्ष के कगार पर रहती है, एक बार फिर मिलिट्री एक्शन की भयानक आवाज से टूट गई है। 13 जून 2025 को दुनिया ने सांस रोककर देखा जब इजराइल ने ईरानी ठिकानों पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की बात कही। तेल अवीव की तरफ से ऑफिशियल वजह यह थी कि उनके पास पक्की जानकारी थी कि ईरान इजरायली आम नागरिकों के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन अटैक प्लान कर रहा है। इस एक हरकत ने दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रही शैडो वॉर को खुलकर सामने ला दिया है, जिससे वे खतरनाक तरीके से सीधे पूरी तरह से आमने सामने के टकराव के करीब आ गए हैं, जिसे ये इलाका, और सच तो ये है कि पूरी दुनिया झेल नहीं सकती। अब ये सिर्फ बयानबाजी का मामला नहीं रहा, ये एक्टिव मिलिट्री एंगेजमेंट का मामला बन गया है। ये हालिया तनातनी कोई इकलौती घटना नहीं है, बल्कि सालों के सीक्रेट ऑपरेशंस और हाल ही में खुले मिलिट्री एक्सचेंजेस का नतीजा है। 2024 की घटनाएं मौजूदा संकट की एक भयानक शुरुआत थी। उस साल ईरान ने एक बड़े स्ट्रैटेजिक चेंज में इजराइल की तरफ सैकड़ों मिसाइलों और ड्रोन के 2 बड़े हमले किए। पहली बार इन हमलों में सिर्फ एलीट इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ही नहीं, बल्कि ईरान की रेगुलर आर्मी आर्टेश भी शामिल थी। ये सीरिया और दूसरी जगहों पर इजरायली हमलों का सीधा बदला था, जिनमें ईरान के कई बड़े मिलिट्री ऑफिसर मारे गए थे, जिनमें 4 आर्टेश ऑफिसर भी शामिल थे, जिससे तेहरान के लिए एक रेड लाइन पार हो गई और सीधे देश प्रदेश के संघर्ष के लिए एक नया, ज्यादा खतरनाक मिसाल कायम हुई। दोनों तरफ से मिलिट्री की तैयारी चरम पर पहुंच गई है, जिससे पूरा इलाका एक बारूद के ढेर में बदल गया है। इजराइल अपने एडवांस्ड मल्टीलेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम और डेविड स्लिंग से मजबूत होकर मानता है कि वह ईरानी प्रोजेक्टाइल के खतरे को कम कर सकता है। हालांकि ईरान अपना खुद का खतरनाक हथियार दिखा रहा है, जिसमें खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और भारी पेलोड ले जाने की क्षमता है। दोनों देशों के लिए स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन भयानक रूप से आसान हो गई। पहले हमला करो और जोरदार हमला करो। डिप्लोमेसी की भाषा, फाइटर जेट्स की गर्जना और मिसाइल लॉन्च सीक्वेंस की डरावनी उलटी गिनती में दब गई है। दोनों दुश्मनों के बीच धमकियां बढ़ती जा रही हैं, जिससे तनाव कम होने की गुंजाइश कम बची है। इजरायली हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने कहा कि यह कार्रवाई इतनी बड़ी थी कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और उन्होंने ज़योनी इकाई के लिए एक दर्दनाक और पछताने वाला जवाब देने का वादा किया। बदले में इजरायली अधिकारियों ने एक मजबूत रुख बनाए रखा है, अपने आत्मरक्षा के अधिकार पर जोर दिया है और संकेत दिया है कि ईरान की तरफ से किसी भी जवाबी कार्रवाई का सामना और भी विनाशकारी जवाबी हमले से किया जाएगा। धमकी और जवाबी धमकी के इस चक्र ने तनाव को बढ़ा दिया है, जिससे पूरा इलाका एक ऐसे युद्ध के करीब आ रहा है जिसे कोई नहीं चाहता। फिर भी हर कोई उसकी तैयारी करता दिख रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी, जिसका नेतृत्व यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा है, खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाती है। आग बुझाने की कोशिश कर रही है, जबकि जटिल अलायंसों और जियोपॉलिटिकल हितों को संभाल रही है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन, जो 2025 में फिर ऑन ऑफिस में आए, मिले जुले संकेत दे रहा है, जबकि सार्वजनिक रूप से यह कह रहा है कि वह एक बिना कोऑर्डिनेटेड इजरायली हमले का सपोर्ट नहीं करता और संयम बरतने का आग्रह करता है। वॉशिंगटन की हरकतें बढ़ते संकट को लेकर गहरी चिंता दिखाती है। यूनाइटेड स्टेट्स ने इराक से गैर जरूरी डिप्लोमेटिक स्टाफ को निकालना शुरू कर दिया है और इलाके से मिलिट्री परिवारों को अपनी मर्जी से जाने की परमिशन दे दी है। ये साफ संकेत हैं कि वह एक बड़े संघर्ष के लिए तैयार हो रहा है। यह सावधानी भरा रुख तेहरान के साथ एक न्यूक्लियर डील को फिर से शुरू करने के लिए महीनों की नाकाम डिप्लोमेटिक कोशिशों के बाद आया है। इजरायली हमले का समय खास तौर पर अहम है। ये 15 जून को ओमान में होने वाली यूनाइटेड स्टेट्स ईरान मीटिंग से ठीक 2 दिन पहले हुआ, जिसका मकसद तनाव कम करना था। 2025 की वसंत ऋतु में अमेरिकी और ईरानी वार्ताकारों ने 5 दौर की बातचीत की थी, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप एक नई न्यूक्लियर एग्रीमेंट की तलाश में थे। हालांकि उनकी उम्मीद तब फीकी पड़ गई जब ईरान ने अपने यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को धीरे धीरे खत्म करने के अमेरिकी प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ट्रंप का बाद का बयान कि वह एक डील को लेकर कम आशावादी थे, इजराइल द्वारा एक ग्रीन लाइट या कम से कम एक येलो लाइट के रूप में समझा गया हो सकता है, ताकि वह खुद ही मामलों को सुलझा सके, जिससे डिप्लोमेटिक लैंडस्केप पूरी तरह से बदल गया। यूरोपियन देश इस बीच
यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अपने गठबंधन और क्षेत्रीय युद्ध को लेकर अपनी गहरी चिंताओं के बीच फंसे हुए हैं, जिसका ग्लोबल स्थिरता और एनर्जी मार्केट्स पर विनाशकारी परिणाम होगा। चल रहा गाजा युद्ध, जो अब 600 दिनों से ज्यादा समय से चल रहा है, पहले ही इजराइल के मिलिट्री कैंपेन्स के लिए यूरोपियन सपोर्ट को कम कर चुका है। 12 जून को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भारी बहुमत से, जिसमें कई यूरोपियन देश भी शामिल थे, गाजा में तुरंत सीजफायर की मांग करने वाले एक प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। इस बढ़ती डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का मतलब है कि इजराइल के पास कम इंटरनेशनल सहयोगी हो सकते हैं अगर वह ईरान के खिलाफ एक पूर्ण युद्ध के साथ आगे बढ़ने का फैसला करता है। यूनाइटेड नेशंस खुद काफी हद तक किनारे पर दिख रहा है। उसके प्रस्ताव और शांति की अपीलें अनसुनी हो रही हैं। इजराइल ने देर 2024 में UNRWA फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए यूनाइटेड नेशंस एजेंसी की कानूनी मान्यता को आधिकारिक तौर पर खत्म करके खुद को ग्लोबल बॉडी से और दूर कर लिया है। उस पर हमास द्वारा समझौता करने का आरोप लगाया है। यह कदम यूनाइटेड नेशंस के प्रस्तावों के प्रति सामान्य उपेक्षा के साथ प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियों से जुड़े संघर्षों में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के कमजोर होते अधिकार को उजागर करता है। दुनिया देख रही है, एक डिप्लोमेटिक सफलता की उम्मीद कर रही है, लेकिन इस खतरनाक मंच पर प्राथमिक कलाकार अपने डिप्लोमेट्स की बजाय अपने जनरलों की बात सुनने को ज्यादा तैयार दिखते हैं। ईरान की मिलिट्री स्ट्रेटेजी सिर्फ अपनी रेगुलर फोर्सेस पर निर्भर नहीं करती। उसने दशकों से मिडिल ईस्ट में संबद्ध मिलिशिया और प्रॉक्सी ग्रुप्स का एक पावरफुल नेटवर्क तैयार किया है, जिसे सामूहिक रूप से एक्सेस ऑन ऑफ रेसिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। यह नेटवर्क तेहरान को अपनी शक्ति दिखाने और अपने दुश्मनों, मुख्य रूप से इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स को चुनौती देने की अनुमति देता है, बिना सीधे पूरी तरह से युद्ध में शामिल हुए। इस नेटवर्क के प्रमुख खिलाड़ी लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हाउथी विद्रोही, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के तहत इराक में विभिन्न शिया मिलिशिया और गाजा में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद हैं। यह जटिल जाल सुनिश्चित करता है कि ईरान के साथ कोई भी संघर्ष कई सीमाओं पर तेजी से फैल जाएगा, जिससे मल्टी फ्रंट वॉर पैदा होगा। हालांकि इस एक्सिस को महत्वपूर्ण झटके लगे हैं। लेबनान में 2024 के युद्ध ने हिजबुल्लाह को गंभीर नुकसान पहुंचाया, जिसे इजराइल ने रणनीतिक रूप से हराया होने का दावा किया है। उसके लगभग 3000 लड़ाकों को मार गिराया और भारी मात्रा में एडवांस्ड हथियार जब्त किए। जबकि हिजबुल्लाह के पास अभी भी महत्वपूर्ण रॉकेट क्षमताएं हैं, इजराइल के खिलाफ एक बड़ा उत्तरी मोर्चा खोलने की उसकी क्षमता कम हो गई है। इसके बावजूद समूह के बचे हुए सदस्य खतरा बने हुए हैं। माउंट मेरोन जैसे इजरायली ठिकानों पर छिटपुट हमले कर रहे हैं। अपने सबसे शक्तिशाली प्रॉक्सी के कमजोर होने से निश्चित रूप से ईरान के अपने मिलिट्री पर सीधे जवाबी हमलों के लिए ज्यादा निर्भर रहने के फैसले में एक फैक्टर रहा है। दूसरी जगहों पर ईरान के सहयोगी सक्रिय और शक्तिशाली बने हुए हैं। यमन में हाउथी विद्रोहियों ने लाल सागर में इंटरनेशनल शिपिंग पर 270 से ज्यादा हमले करके ग्लोबल ट्रेड को बाधित करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। कथित तौर पर रूस द्वारा प्रदान की गई टारगेटिंग इंटेलिजेंस के साथ उन्होंने इन हमलों को जारी रखने की कसम खाई है, जिससे पश्चिम के लिए एक लगातार आर्थिक और सुरक्षा समस्या पैदा हो रही है। इराक में ईरानी समर्थित मिलिशिया इस्लामिक रेसिस्टेंस ऑन इराक के बैनर तले काम कर रहे हैं। उन्होंने उत्तरी इजराइल और गोलान हाइट्स को निशाना बनाने वाले कई ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि अगर इराकी क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान पर हमलों के लिए एक स्टेजिंग ग्राउंड के रूप में किया जाता है तो असीमित बढ़ोतरी होगी, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा का नक्शा और भी जटिल हो जाएगा। गाजा में संघर्ष क्षेत्रीय तनाव का एक केंद्रीय और अनस्टेबल एलिमेंट बना हुआ है। 600 दिनों से ज्यादा के विनाशकारी युद्ध के बाद हमास, हालांकि पिटा हुआ है, अपना संघर्ष जारी रखे हुए है। राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए हमास और उसके प्रतिद्वंद्वी फतह ने देर 2024 में युद्ध के बाद के नागरिक मामलों को संभालने के लिए एक संयुक्त टेक्नोक्रेटिक समिति बनाने पर सहमति व्यक्त की। गाजा के भविष्य के लिए बाहरी योजनाओं को किनारे करने का एक प्रयास। जबालिया से राफा तक गाजा में चल रहे इजरायली मिलिट्री ऑपरेशंस क्षेत्रीय आक्रोश का एक लगातार स्रोत और ईरान के प्रॉक्सी के लिए एक रैलिंग क्राई के रूप में काम करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि फिलिस्तीनी मुद्दा एक फ्लैश पॉइंट बना रहे, जिसे किसी भी समय
व्यापक जियोपॉलिटिकल लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रज्वलित किया जा सकता है। जनरलों की स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन और नेताओं की बयानबाजी से परे इस बढ़ते संघर्ष की विनाशकारी मानवीय कीमत है। ईरान और इजराइल के आम नागरिकों के लिए युद्ध का खतरा एक डरावनी रोजमर्रा की हकीकत बन गया है। इजराइल में मिसाइल और ड्रोन हमलों का लगातार डर परिवारों को बम शेल्टर में भागने पर मजबूर करता है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी बाधित होती है और गहरी चिंता पैदा होती है। ईरान में आबादी पहले से ही संघर्षरत अर्थव्यवस्था, इंटरनेशनल सैंक्शंस और आंतरिक राजनीतिक दमन से जूझ रही है। एक पूर्ण युद्ध की संभावना अकल्पनीय पीड़ा, आर्थिक पतन और एक ऐसी आबादी पर आगे अलगाव लाने की धमकी देती है जिसने पहले ही इतना कुछ सहा है। ईरान के भीतर की आंतरिक गतिशीलता संकट में एक और परत जोड़ती है। ईरानी शासन को न केवल बाहरी खतरों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि महत्वपूर्ण घरेलू अशांति का भी। विरोध आंदोलन, जिसने 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद गति पकड़ी, अभी भी सुलग रहा है। देर 2024 में अहोदाराई, एक छात्रा जो अनिवार्य हिजाब कानून के खिलाफ अवज्ञा का प्रतीक बन गई, का मामला सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान के खिलाफ गहरी जड़ें जमाए हुए असंतोष को दर्शाता है। एक विदेशी युद्ध का उपयोग शासन द्वारा राष्ट्रवादी भावना को जगाने और असंतोष को कुचलने के लिए किया जा सकता है, लेकिन यह अपनी कमजोरियों को भी उजागर कर सकता है। और अगर युद्ध खराब होता है तो संभावित रूप से एक व्यापक लोकप्रिय विद्रोह को ट्रिगर कर सकता है। ईरान इजराइल युद्ध के दूरगामी प्रभाव उनकी सीमाओं से कहीं आगे महसूस किए जाएंगे, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर किया जाएगा और ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। एक संघर्ष से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से तेल के प्रवाह में बाधा आने की संभावना है, जो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के लिए एक महत्वपूर्ण धमनी है, जिससे तेल की कीमतों में वृद्धि और दुनिया भर में आर्थिक उथल-पुथल होगी। इराक, सीरिया और जॉर्डन जैसे पड़ोसी देश अनिवार्य रूप से संघर्ष में खींच जाएंगे, या तो प्रॉक्सी युद्ध के लिए युद्ध क्षेत्र के रूप में या शरणार्थियों की लहरों के लिए अनिच्छुक मेजबान के रूप में। इन देशों की नाजुक स्थिरता टूट जाएगी, जिससे राज्यों का पतन और परिणाम स्वरूप अराजकता में चरमपंथी समूहों का उदय हो सकता है। आगे देखते हुए आगे का रास्ता धुएं और अनिश्चितता में लिपटा हुआ है, जबकि अंतिम समय में डिप्लोमैटिक ऑफ रैंप की संभावना अभी भी मौजूद है। गति निस्संदेह युद्ध की ओर बढ़ रही है। हमला और जवाबी हमले के मौजूदा चक्र ने अपना एक तर्क बनाया है, जिससे किसी भी पक्ष के लिए बिना चेहरा खोए पीछे हटना मुश्किल होता जा रहा है। मौलिक सवाल अब यह नहीं है कि एक बड़ा संघर्ष होगा या नहीं, बल्कि कब और किस पैमाने पर होगा। मिडिल ईस्ट के लोगों के लिए तत्काल भविष्य गंभीर दिख रहा है। एक ऐसे युद्ध की छाया से परिभाषित है जो केवल विनाश, विस्थापन और कड़वाहट की विरासत का वादा करता है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए क्षेत्र को झड़ देगा।